उस पर हम संक्षेप में जो बात पढ़ते हुए उसको गुजरा है मेरे दिलो दिमाग में, उसको आपके सामने रखेंगे। ये कहानी तो के बारे में तो पार्वती जी बहुत अच्छे ढंग से बता ही चुकी हैं। इसमें हम थोड़ा सा इसको और दूसरे रूप में, इस रूप में देखे हैं कि कहानी एक बिल्कुल आधुनिक और नई विधा है। यानी समझिए कि आज़ादी के बाद शुरू हुआ है। उसका तो हिंदी भाषा जो खड़ी बोली, उसके बाद कहानियों का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसे पुराने ज़माने में पंचतंत्र की कहानियाँ या विक्रमादित्य बैताल वाली कहानियाँ या महाभारत में तो बहुत सारी छोटी बड़ी कहानियाँ हैं, भंडार है जो लगता है समुद्र में जाके वो कहानियाँ विलीन हो गई है। लेकिन आधुनिक अर्थों में जो कहानियाँ लिखी गई हैं उसका उम्र बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। उसमें भी दूसरा जो पहलू था कि कहानियों की शुरुआत में, जैसे लोग जो हिंदी के विद्यार्थी हैं और लोग जानते हैं कि उसने कहा था पहली कहानी थी या रानी केतकी की कहानी या इस तरह का। तो वो जो कहानियाँ थी, चाहे शुरू में आम आदमी कहानियों में प्रतिष्ठित नहीं था, जो बाद में जो प्रेमचंद, सच पूछिए तो उनकी भी शुरुआती कहानी दूसरी थी और इनकी कहानी बाद में उसमें आम आदमी भी प्रतिष्ठित हुआ, उसका दुख सुख भी प्रतिष्ठित हुआ। नहीं तो राजा रानी की कहानियां ही वो कहानी का विषय हुआ करती थी, चाहे इसी से मिलता चीज। उसमें आगे ये है कि हिंदी कहानियों में वो आदिवासी जगत एकदम विलुप्त है, हिंदी साहित्य में ही विलुप्त है। हिंदी का जब हम 10 श्रेष्ठ उपन्यास देखते हैं, कहानियां देखते हैं, चाहे जहाँ से ये आई हैं मध्य प्रदेश, वहाँ कई हिंदी के लेखक, चाहे उसके हिंदी पट्टी से पैदा हुए और आदिवासी समुदाय के बीच रहे, उसके बावजूद आदिवासी जीवन जगत, उनका सुख दुख, उनका जो अपना है अंदर का, जो भी उनका जो सौंदर्य बोध से लेकर जो भी है प्रकृति से लगाव, उनका संघर्षशील जीवन, उसका वो सब कुछ हिंदी कहानियों में या हिंदी उपन्यासों में नहीं के बराबर आया। कुछ मैला अंचल में थोड़ा सा कहीं मिलता है, चाहे सानी कुछ लिखे हैं तो वो भी बहुत अजीब तरह से, माने उसको जुजुप्सा के भाव से, चाहे इसके आदिवासी जीवन के बारे में। तो इसलिए जो आदिवासी लेखन में आदिवासी समुदाय के तरफ से जो लिखा जा रहा है अब, ये एक बहुत ऐतिहासिक मोड़ है। इससे हिंदी साहित्य भी समृद्ध होगा और एक नया भावबोध, एक नई दुनिया इसमें आएगी। और उस दिशा में जो लोग लिख रहे हैं, जो अभी बहुत ज्यादा नहीं, कविताओं के क्षेत्र में तो बहुत ऊंचाई तक चला गया है मैंने आदिवासी लेखन, और गद्य साहित्य में भी रोज करकटता है और बैठे हैं हमारे साथी, और भी कई लोग धीरे धीरे लिख रहे हैं। और एक अलग भावबोध की कहानियां हैं, वो एक अलग दुनिया की कहानियां हैं। वो यहाँ अब इनका जो लेखन है, इनका एक प्रबुद्ध महिला लेखिका हैं जो आदिवासी समाज के बीच रहने के बाद भी मुख्य धारा के बीच गई हैं, वहाँ पढ़ी लिखी और एक वो उस दुनिया को भी करीब से देखी हैं। तो वो जैसा कि पार्वती बोली थी, जो कंट्राडिक्शंस है वो बार बार आया। जैसे रंग भेद वाला जो चीज है जो उठाती है कई कहानियों में, वो कभी कभी हमको लगता है कि शायद ये कॉम्प्लेक्स आदिवासी समाज में नहीं है कि रंग सांवला है तो इसलिए हमने कोई हीन ग्रंथि है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे वो चीज आदिवासी समाज में भी अब आ रहा है कि जो सौंदर्य का मानक, जो बम्बईया फिल्म हो, चाहे हिंदी जगत हो, चाहे वहाँ घोड़ों का वर्चस्व वाली दुनिया जो है, तो उसमें जो बन रहा है उसके कारण हो सकता है ये कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे आया हो। लेकिन अपने आप में आदिवासी समाज
जो मेरा अनुभव है, मेरा अनुभव भी 25, 30, 40 वर्ष से आदिवासी समाज के बीच में रहने का। इत्तेफाक से तो हम 10 वर्ष से जहाँ बस्ती में चलाते हैं, उड़ाव की ही बस्ती है, सब लड़के लड़कियों सबको देखते हैं। इस तरह का कोई कम्प्लेक्स अपने रूप रंग को लेकर आदिवासी समाज में वैसा है नहीं, लेकिन वो चीज जो फीलिंग आ रहा है धीरे धीरे, वो उसको आप कह सकते हैं कि अब संस्कृति है, जो बाहरी समाज और संस्कृति से वो ग्रहण कर रहा है। एक तो वो हुआ। इसी तरह का दूसरा जो और भी कई तरह के कम्प्लेक्स जो बाहरी दुनिया से अंदर आ रहा है धीरे धीरे, वो सब चीजें हैं। इनकी कहानियों के बारे में अब इनका तो पहले होने वाला था, उस समय ही पढ़े या दोबारा पढ़ते रहे, और उसमें जो है सभी कहानियों के बारे में छोटा छोटा जो है कि कैसे जो धान ये साहब सलाम वाली कहानी में है कि याचक बन के जो बहिरागत प्रवेश करता है उस गांव में, जो शिवालय में जाकर रहता है पहले, और वो बाद में गांव का ठाकुर बन जाता है। और वो यहाँ तक कि जिसके साथ खेल कूद कर बड़ा हुआ उस आदमी को ही जब वो भाई कह के संबोधित कर देता है, तो इससे उसके अंदर इतना गुस्सा और ये वो होता है कि वो उसको बुरी तरह उसकी पिटाई करता है इसको। इस तरह का जो क्रूरता, जो सामंती दुनिया धीरे धीरे उस आदिवासी समाज में प्रवेश कर रहा है। और ये तो आम कहानी है, ये एक इनकी छोटी सी कहानी में है। ये आदिवासी समाज का आदिवासी दुनिया में ये आम है कि बाहर के लोग किस तरह से आते हैं, किस तरह से याचक बन के आते हैं, वहाँ घर द्वार बनाते हैं, मांग के करते हैं, और उसके बाद कैसे वो गांव के ही सामंत एकदम उस तरह का बन जाते हैं। और किस तरह से कोठी भट्टान भी लगभग उसी तरह के उसी भावबोध की कहानी है कि एक, हालांकि वो चीज तो हम उतना शायद उतना वो जो लिखी है वो कि जो उड़ाव समुदाय के लोग सरपंच चुना जाता है और वो जाके एक बनिया समुदाय के आदमी को कहता है आके कि तुम लोग आप मुखिया बन जाइए हमारे गांव का, और उसको बुला के अपने गांव में स्वागत सत्कार करके मुखिया बनाया जाता है उसको। इसको लगता है कि मुखिया भी होना चाहिए। और उसके बाद वो जो मुखिया बन के आता है और किस तरह से उसका बदलता है, और वो जो धान की जो खलिहान है उसमें कहता है शुरू में कि भाई हमको भी एक कोना दो रखने के लिए, थोड़ा सा धान यहाँ हम भी रखेंगे, हमारा फसल ये है। और धीरे धीरे वो पूरे खलिहान को भी हड़पने का जो षड्यंत्र करता है वो अद्भुत है उसमें कहानी। लेकिन ये भी एकदम सच्ची घटना है, सच्ची घटनाएं जैसी बातें हैं। यही होता रहा, यही हुआ पूरे। ये पूरा जैसे झारखंड, ये रांची शहर ही खड़ा है ट्राइबल बैंक पर पूरा 5वीं अनुसूची, और इसके बावजूद कैसे उजड़ गया लोग और कैसे एक शहर बन गया, तो वो है। लेकिन हाँ, हमारे मन में हमेशा शुरू से रहा है कि आदिवासी कल्चर या आदिवासी संस्कृति की का मूल तत्व है कि समभाव से जीवन जब सुख दुख को ग्रहण करता है। बहुत ज्यादा उसमें रिएक्शन तुरंत उतना नहीं होता आदिवासी समाज में उस तरह का। माने चूंकि वो प्रकृति के साहचर्य में रहता है, उस विराट प्रकृति के साथ, इसलिए उसका शायद उसके हृदय में जो विशालता है, उस तरह की चीजें कि बहुत ज्यादा वो नहीं उत्तेजित हो जाता है किसी चीज के लिए। इसका जो अंतिम 2 पंक्ति हम नोट करके इसीलिए लाया है कि अंत में वो जो पढ़ा लिखा युवक है, पढ़ा लिखा आदमी है, वो उसकी पत्नी भी दोनों, लेकिन पसोपेश से पढ़ती रहती है, पढ़ा रहता है कि मेरा खलिहान ये हड़प ले रहा है पूरा, और हम उसको कैसे, उसको कहने में जाके संकोच लग रहा है कि हम कि क्या कर रहे हो तुम, कैसे अपने नाम करवा लिए ये कागज पत्र में आए कुछ। और उसके बाद देखिए घेरू में पड़ा रहता है, शायद कह के आता भी है, शायद नहीं कह के आता है,
और अंतिम पंक्ति जो है कि सूर्य की किरणें कपड़े की छत को भेद कर घर में प्रवेश करेंगी और रोशनी के पारदर्शी डोर घर में उजाला कर देगी। ये है उसका अंत यहाँ होता है। वो कहानियाँ उसमें ये नहीं कि अब कोई नाटकीय तत्व नहीं, यही तो कहानी के बारे में इनकी हम ये कहें कि जो जो कहानी का एक हम लोग फॉर्मूला बंधा है कि उसका आदि होगा, एक मध्य होगा और अंत होगा, एक ड्रामेटिक क्लाइमेक्स होगा, उस तरह का ज्यादातर कहानियां इस तरह की होती हैं। इनकी कहानियों में जो उस तरह का आप बंधा हुआ फॉर्मूला यदि चाहिएगा कि आदि मध्य और अंत, उस तरह का नहीं, एक प्रवाह की तरह है वो कहानियां, और उसमें तरह तरह की बातें आती हैं और वो आपको उस छुएगी आपको हर चीज का, और बहुत सूक्ष्मता से देखती हैं चीजों को। ये जैसे कि एक मास्टर, ये भी एक ये हमारी शिक्षा व्यवस्था का झारखंड हो चाहे इसमें आदिवासी इलाकों में त्रासदी है, ट्रेजेडी है। यहाँ जो बच्चा जो सरकारी स्कूलों में ज्यादातर पढ़ता है उसमें बहिरागत टीचर होते हैं और वो आमतौर पर आदिवासी बच्चों के साथ उपेक्षा का भाव रखते हैं, बोलते हैं और समझते हैं, मान के चलते हैं कि पढ़ने लिखने लायक योग्य है ही नहीं। तो उसके बारे में एक इतना अच्छा उदाहरण दिए हैं और लगा कि कितना सूक्ष्मता से चीजों को देखते हैं, एक झटके में हम समझ नहीं पाए कि वो जो मास्टर था वो चाहता नहीं था, या वो निम्न जाति का चाहे वो आदिवासी एकदम था, तो उस बच्चे को अपना जीवन याद आता है कि मास्टर उसको जब पढ़ाता क्लास में से खड़ा करता था तो 9वीं का पहाड़ा 9 का पहाड़ा पढ़ के सुना, और जो अभिजात माने उच्च जाति के बच्चे थे उसको बोलता था कि 10वां 11वां का पहाड़ा पढ़ के सुनाओ। तो हमको भी पहले समझ में नहीं आया इसमें पेच क्या है, फिर हमको याद आया कि हम अपने बच्चों को पढ़ाते थे कि हम महसूस करते हैं कि 10वीं का पहाड़ा 10 20 10 या 30 बोलना बहुत आसान है, 11वीं का 11 दूनी 22 11 33 बोलना बहुत आसान है, लेकिन 15 का भी 20 का भी आसान रटवा दीजिएगा, लेकिन 9वीं का 9 का पहाड़ा पढ़िए तो वो कठिन होता है। 9 दिन 18 बच्चा लोग घबराता है उसमें, और वो मास्टर उसको जान उसको वही पहाड़ा रटवाता था, पूछता था और वो गलत बोल देता था बेचारा लड़का बच्चा, और उसको मन भर पीटता था और इस तरह से उसको सजा देता था एक तरह से। तो इस तरह की चीजें हैं। उसी जिस कहानी ये कहानी प्रसंग बस जिस कहानी में आया वो कहानी का विषय ही ये है कि आम तौर पर हमारे मेरे मित्र हैं चलिए कि आदिवासी समाज से हम लोग क्यों नहीं जुड़ पाते हैं, गैर आदिवासी लोग क्यों नहीं जुड़ पाते हैं, और ये शिकायत उस कहानी का शुरुआत यही होता है कि आदिवासी लोग खुद नहीं जुड़ पाता है। लेकिन बहुत साधारण तरीके से एक यात्रा के दौरान कहानी बढ़ता है और दिखाता है कि कैसे गैर आदिवासी जो है समाज का जो लोग है किस तरह से व्यवहार करता है आदिवासी समाज के बारे में। वो एक टीटी है, टीटी आता है और टिकट सबसे पूछता है, और आदिवासी जो युवती चाहे जो भी पात्र है वहाँ उनसे जब टिकट मांगता है तो उसके साथ साथ तुरंत पहचान पत्र भी चाहिए, मैंने आधार कार्ड हो चाहे वो, और जो उसके उस तरफ के लोग हैं उसका नाम पूछता है, टिक लगा के चल देता है, आधार कार्ड वगैरह चाहे पहचान पत्र पूछने का नहीं ही है उससे। तो ये सब जो फर्क है जो दिखाई देता है, जिसके कारण आदिवासी समाज के लोग वास्तव में, हम तो दिल्ली में देखे हैं ISI जैसा बड़ा संस्था, उसमें ढेरों लोग पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग हैं, लेकिन वहाँ जो आदिवासी समाज के लोग सार्वजनिक रूप से, जैसे 2 बंगाली मिलेगा तो बंगला में बात करने लगेगा, 2 मैथिली मिलेगा आपस में बात कर लेगा, लेकिन आदिवासी समाज के लोग सार्वजनिक स्थलों पर अपनी भाषा में बात करना नहीं चाहते। लेकिन इसके लिए उसको आप दोषी मत दीजिए, उसको दोष नहीं देना है, वो फील करता है, वो समझता है, उसके मन में आप बैठा चुके हैं कि आप
एक इंफीरियर प्रजाति के लोग हैं, इस तरह का है और ये है। तो इस तरह की है। तो इनकी सब कहानियों में गौरक्षा कहानी है, एकदम प्रासंगिक है। आज कितना आडंबर, कितना सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम होता है, गौरक्षक लोग के नाम पर क्या क्या करता है, उस कहानी में आई ये बता दिखाती है। इनका एक जो पात्र है कहानी का है कि वो इस बात से द्रवित होता है कि जो जो पक्की सड़क है, चाहे इस तरह का जो जगह है, यहाँ पर जो मवेशी इस तरह का रहती है, गाय ये वो, तो उसको अपने ससुराल की तरफ से कुछ जमीन जो प्राप्त होता है, तो सबसे पहला काम यही करता है कि हमको ठीक है, वहां पर उसके लिए जिसको कहिए सीधे शब्दों में सेठ की तरह बनाता है अपना एक झोपड़ी और ऊंचा, ताकि मवेशी जो है, गाय गोरू जो है, वहां गर्मी के दिन चाहे ऐसे भी सड़क पर न जाके वहां बैठ के पगड़ा सके। और ये और उसमें उसी में गाय एक एक्सीडेंट होता है और उसके कारण 2-3 गायें मर जाती हैं सड़क पर, और उसको लेके गोरक्षकों का जो तांडव होता है वो दृश्य है थोड़ा सा। और उसके बाद एक तो वो आदमी जो पात्र है वो इस बात से पीड़ित था कि गाय जो है चाहे तालाब का पानी पीते हुए, चाहे वहां फेंका हुआ कचरा पीने के कारण मौत हो जाता है, तो वो अपने गाय गोरू को लेकर जब जाता है तो पानी के सतह पर या आसपास जो प्लास्टिक या इस तरह का फेंका हुआ है, चाहे तैर रहा है, तो उस सबको लाठी से कोच के जमीन के अंदर गाड़ता है। इसको मैंने मिट्टी में घुसेड़ देता है कि पानी के साथ वो पेट में नहीं चल जाए। तो इस तरह का माने जो फर्क है, किस तरह से गो रक्षा के नाम पर जो पाखंड होता है वो, और असली ऐसे भी आदिवासी समाज के बारे में तो शायद सभी लोग जानते ही होंगे कि वो लोग गाय का दूध ही नहीं पीते, क्योंकि मानते हैं कि गाय का दूध का पहला बछड़ों पर ही है, उसके बच्चों पर ही है। और इसलिए हमारी बस्ती में अभी तो हम कई बार कोशिश किए कि तुम लोग दही जमाना सीखो, कम से कम दही लोग नहीं जमाता है दूध से, माने है ही नहीं वो, कहीं ना कहीं वो चला आ रहा है चीज इस तरह का। तो इनकी कहानियां वो जो पार्वती भी बताई इस कहानी के बारे में कि जो चिड़ियों का विलाप, वो उसका वो अपना है, ठीक है। सबसे बड़ा है वो कितना जो लड़कियां चली जाती हैं बाहर, वो लौट के जो नहीं आती हैं शुरू में। रोज का गट्टा भी इस विषय पर एक किसी कहानी में 2 पंक्ति कहीं बोलती हैं कि हाँ भाई लोग अपने बहनों को भेज देगा और वो कमाएगी तो उससे अपने बच्चों का परवरिश करेगा अच्छा से। और ये वो कहानी हमको याद आ गया अचानक। और एक इस कहानी में लेकिन उसका वो त्रासद जो चली जाती हैं, वो 2-4 वर्ष तो आती हैं, अपना सामान पैसा ये वो अपने परिवार के लिए सब कुछ करती हैं, उसके बाद कहाँ खो जाती हैं उस भीड़ में। वो कितना ये एक आम कहानी है। और ये इसके बारे में हमेशा हम लोग सुनते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो ये एक वो कहानी है, वो एक मार्मिक है, आपको पढ़ते समय ही वो सीधे सरल तरीके से है, लेकिन वो आपको मन को कहीं न कहीं गहरे उदासी से भर देगा कि क्या होता है। इस तरह का है कहानियां, सब कहानी है। आईडी प्रूफ में वही कहानी जो आपको बताया कि कैसे चिट्ठी वाला पूछता है उससे, तो इस तरह का है। हाँ 1-2 कहानी और है, जो एक तो नेतरहाट वाला प्रेम कहानी उसका अपना है, एक और है जैनी मेम साहब करके है, उसमें भी है कि कैसे एक अंग्रेज परिवार यहाँ रहता था, उसकी बेटी कैसे उसके माता पिता का देहांत हो जाता है एक्सीडेंट में, और वहाँ एक आदिवासी युवक जो उसके साथ उसके घर में काम करता था, वो कैसे उसका सरपरस्त धीरे धीरे बनता है, उसको मदद करता है। हाँ इस चक्कर में वो अपने परिवार को वो भूल जाता है, अब वहाँ जाना ना कम हो जाता है, वो अंत तक उसके साथ
रहता है। लेकिन वो कहीं ना कहीं वो रंग भेद वाला, चाहे वो जो ये चीज है रंग को लेके जो है मामला, वो कि उसका जो बेटा होता है, जो उसी का बेटा है, लेकिन उसका रंग गोरा हो जाता है, तो वो अपने बाप को बाद में उसको इसको लेके कॉम्प्लेक्स होता है कि ये आदमी मेरा बाप है, लेकिन ये हॉल में है, उसको स्वीकार नहीं कर फोटो पाता भेज है। दिए ना। वो कहानी है उसमें आरंभ में उसका दारुण मृत्यु हो जाती है, तब उस बेटे को थोड़ा सा उसके प्रति थोड़ा सा ये लगता है कि जीवन भर हमारे लिए किया है, ये एहसास उस समय होता है। तो इस तरह की कहानियां, तो कहानी की भाव भूमि भी अलग है, कहानी का शिल्प भी अलग है, उसका अपने तरीके का है। जैसा कि पहले वही कि उसमें कोई आपका शुरू मध्य अंत इस तरह का जो बना हुआ फार्मूला है वैसा नहीं है। दूसरा है कि वो उसमें जो विषय वस्तु के रूप में भी जो चीजें आई हैं उसमें ज्यादातर एकदम कि कैसे बाहरी दुनिया के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट है, कैसे वो लोग यहाँ आते हैं, क्रैक करते हैं, इनकी संपत्ति को हड़पते हैं ये, और उसको लेके जो छोटे छोटे ढेरों सा प्रसंग है उसमें। कुल मिला के वो कहानियाँ वो हम मानेंगे, हम लोग को मानना चाहिए कि जो आदिवासी लेखन में कहानी विधा की तरफ जो है ये एक सशक्त हस्ताक्षर हैं इनकी कहानियाँ, उसको पढ़ना चाहिए उससे। और दोनों में आप फर्क भी महसूस करेंगे। जो अभी तक आप जिस तरह की कहानी पढ़ते रहे हैं उससे इन कहानियों में एकदम अंतर है। ये आदिवासी परंपरा की कहानियाँ हैं और उसमें वो हाँ ये चीज़ है कि वो जैसे हम जो इनका जो भूमिका है, जो अपने लिखी है उसमें हमको कई जगह हमको थोड़ा सा मतभेद ऐसा लगा, जैसे ये आपका चॉइस नहीं है कि आप शोषित बनिए और वो शोषक बनेगा, या हम श्रम करना ही पसंद करते हैं इसलिए हम श्रम करते हैं, केवल ये नहीं है। ये तो शोषण की जो शोषक का शोषित जो बनता है एक दुष्चक्र है जिसमें फंस के जो मानवीय श्रम की कीमत बहुत कम है, और जो भी जो मानसिक श्रम है या दूसरे तरह का जो भी जो शारीरिक श्रम से इतर है वो उसमें ज़्यादा है कीमत। तो वो कन्फ्लिक्ट हमारा चॉइस नहीं है। इसी तरह हमको कहीं लगता है स्त्री और आदिवासी जो कहानियाँ जो कहा जाता है उसमें ये थोड़ा सा ये लगता है कि नहीं, आदिवासी जीवन के की तो धूड़ी ही है स्त्री, तो वो स्त्री विमर्श हमको लगता है बार बार कहीं कि ये जो स्त्री विमर्श और जो बाहरी समाज में चलते रहता है उसकी वजह से हम लोग भी आदिवासी समाज में स्त्री विमर्श का एक चैप्टर अलग बोल रहे हैं। ये हमारा एहसास है, रोजदी ही हमारी विरोधी है इस मामले पर क्या करें। ठीक, धन्यवाद।